नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थल के बारे में। तो जैसे कि हमारे जो है भूपटल पर जो प्रमुख उच्चावच है उसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे उच्चावच थे, जैसे कि हमने इसके पहले पर्वतों के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा पठार के बारे में, फिर हमने देखा मैदान, उसके बाद हमने देखा झीलों के बारे में, फिर नदियों के बारे में, उसके बाद हमने देखा हिमानी के बारे में। इसके अलावा भी हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे कि मरुस्थल है, द्वीप है। इसके अलावा कुछ जल संधियाँ हमको देखने को मिलती है, कुछ जलधाराएं देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थल की। मरुस्थल, जैसे कि मैंने बताया था, मरुस्थल मतलब होता है डेजर्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डेजर्ट। स्थल खंड का ऐसा भाग जो एक तरीके से शुष्क भी हो सकता है या अर्ध शुष्क भी हो सकता है। मुख्य रूप से अगर देखें हम तो ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में जहाँ पर वायु उतरती है वह तापीय प्रतिलोपन की स्थिति मिलती है, और महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी भी इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण हो सकती है। जैसे हम देखें तो आंतरिक भागों में जो एक प्रकार से बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है, यानी कि वर्षा की मात्रा अगर कम होगी तो क्या होता है, वहाँ पे या तो शुष्क प्रदेश हो जाएगा या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश हो जाएगा। तो वर्षा की कमी भी यहाँ मुख्य भूमिका अदा करती है, मतलब जो मरुस्थल है उसके निर्माण में। ठंडी महासागरीय धाराएं भी इनके निर्माण में काफ़ी उत्तरदायी होती है, यानी कि जो अगर हम देखें जो ठंडे मरुस्थल होते हैं तो उसके लिए भी जो महासागरीय जलधारा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका निभाती है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप सिंपल देख लीजिए, मरुस्थल मतलब क्या होता है? स्थल खंड का ऐसा भाग जो शुष्क या अर्ध शुष्क भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं मरुस्थल अर्थात डेजर्ट बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से कारक काम करते हैं, जैसे कि एक वर्षा की बात करें, दूसरा ठंडी जलधाराओं या जो महासागरीय धाराएं होती उनकी यहाँ पे भूमिका होती है इसके निर्माण में। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो जो कालाहारी मरुस्थल है, पैटागोनिया मरुस्थल है, अटाकामा का जो मरुस्थल है, वो इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। तो हम सबको यहाँ पे मैप में देखेंगे एक एक करके मरुस्थल के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे मैप की बात करते हैं। ये वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार के में दिख रहा है, मतलब इस प्रकार अगर लाइन लाइन में दिख रहा है तो वो शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? देखिए आपको पता होगा, ये हमारी जो है एक प्रकार से पृथ्वी है। चलिए मैं यहाँ पे सही से बना देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ऊपर का भाग है 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा, और नीचे का भाग 23.5 डिग्री यानी कि मकर रेखा। ये आपको पता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इतना भाग है, तो इतने भाग में जो मरुस्थल पाए जाएंगे उनको बोला जाता है क्या? उष्ण। और उसके बाद 66.5 डिग्री तक ऊपर अगर देखें तो ये जो ऊपर वाला जो है मरुस्थल ये कहलाएगा शीतोष्ण। शीतोष्ण या उपोष्ण हम बोल सकते हैं। और ऊपर वाले की अगर बात करें तो ये ध्रुवीय यानी कि शीत कटिबंध आ जाता है। तो ये सिंपल आपको पता चल गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमको जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो उष्ण मरुस्थल है, जो आपको लाइन लाइन डैश डैश में दिख रहा है वो कहलाएगा ये वाला शीतोष्ण मरुस्थल। और ये जो है आपकी ठंडी धाराएं है, ठंडी महासागरीय धाराएं, जिनके कारण भी यहाँ मरुस्थल निर्माण में ये काफ़ी सहायक होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखिए सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में अगर चलें तो उत्तरी अमेरिका में आपको देखिए आपको उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला जो है, क्योंकि कर्क रेखा के काफ़ी मतलब फिर भी किनारे में है, तो ग्रेट बेसिन सोनरेन ये जो मोहबे है ये मतलब उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत आपको दिख रहा है। और इसके निर्माण में हम देख सकते हैं कैलिफोर्निया की जो ठंडी धारा है वो यहाँ पे सहायक है। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आपको अटाकामा का मरुस्थल और डेजिटो डे सेचुरा ये भी आपको दिख रहा है। और ये पेरू की जो धारा है वो इसके निर्माण में यहाँ पे भूमिका निभा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय स्थल पर जो मरुस्थल है, जो हम देख सकते हैं शीतोष्ण मरुस्थल कहलाता है। पैटागोनिया का मरुस्थल देखने को मिल रहा है दक्षिण अमेरिका के नीचे वाले भाग में, यानी अर्जेंटीना और जो नीचे वाला भाग है उसके अंतर्गत हमको पैटागोनिया का मरुस्थल देखने को मिलता है। फिर हम देख सकते हैं अफ्रीका के अंतर्गत हमको देखिए नामीब देखने को मिल रहा है, कालाहारी मरुस्थल देखने को मिल रहा है। तो ये बेंगुला जो धारा है, ठंडी धारा, उसके कारण हमको ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम अफ्रीका में ही अगर देखें तो सहारा मरुस्थल आपको देखने को मिल रहा है। ये उष्ण कटिबंधीय या उष्ण मरुस्थल हम बोल सकते हैं।
ये अरेबियन सागर बोल सकते हैं, सोमाली, ये अलग अलग प्रकार से जो है एक प्रकार से मरुस्थल। थार का मरुस्थल भी आपको देखने को मिलेगा भारत के अंतर्गत। और ये हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए अटलांटिक महासागर के अंतर्गत जो कनारी धारा है, ठंडी जलधारा, उसके कारण ये निर्माण होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं काराकुम, जो कि शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं एशिया के कुछ भाग में आपको दिख रहा है। उसके बाद आप एशिया में ही गोबी मरुस्थल देख सकते हैं, ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर ठंडे मरुस्थल देखें तो यहाँ पे हमको काराकुम और गोबी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नीचे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको एक मरुस्थल देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। तो ये भी आपके देख सकते हैं यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा के कारण ये निर्माण इसका होता है। तो ये कुछ मरुस्थल के बारे में हमने बात की है, कुछ हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं। जैसे मरुस्थल की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आपको सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलता है। नूबियन मरुस्थल, ये भी यहाँ पे हमको इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है, लीबिया तथा जो नूबियन मरुस्थल यहाँ पे। बारबटन, सिम्पसन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद गिब्सन है, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी, ये सभी कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। नाफूद, हमद, रब अल खाली, ये सब सऊदी अरब में देखने को मिलेंगे। गोबी मरुस्थल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मंगोलिया व चीन में। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो बोत्सवाना के अंतर्गत अफ्रीका में देखने को मिलेगा। टकला मकान का जो है वो सिकियांग प्रांत चीन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सोनोरन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के अंतर्गत देखने को मिलेगा। नामीब मरुस्थल हमने देखे अफ्रीका में, नामीबिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। काराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान, ऊपर एशिया में देख सकते हैं। थार मरुभूमि उत्तर भारत व पाकिस्तान के अंतर्गत देखने को मिलेगी। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में। अटाकामा उत्तरी चिली में देखने को मिलेगा, मतलब दक्षिण अमेरिका में। काइजिल कुम जो है उज्बेकिस्तान में। दस्त ए लुत, ये जो पूर्वी ईरान है उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। दस्त ए कबीर, ये दक्षिणी ईरान में देखने को मिलेगा, मतलब दोनों ही आपको ईरान में देखने को मिलेंगे। मोजोबे या मोहबे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। और ये जो है सेचुरा सियरा नेवादा जो है वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत देखने मिलेगा। तो ये कुछ मरुस्थल थे, उनके हमने लोकेशन भी देखे, कुछ नाम देखें और मरुस्थल क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे जाने हैं। अब इसके अलावा हम अगर देखें तो जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल एक प्रकार से चट्टानी, पथरीली या रेतीला, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखे थे, जैसे यहाँ पे हमने बात की है मरुस्थल की, तो उसमें हमने जो हमद मरुस्थल, अल्जीरिया का जो रेग एवं लीबिया का जो मरुस्थल है, मिस्र का, और जो सैरीर का मरुस्थल है, सहारा क्षेत्र का मरुस्थल है, एर्ग मरुस्थल है, ये सभी चट्टानी, पथरीले और रेतीले मरुस्थल के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। अब हमारा जो एक प्रकार से अगर देखें तो मरुस्थल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जान लेते हैं द्वीप के बारे में। तो द्वीप क्या होते हैं, द्वीप का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ये हो गया आपका भूमि। ठीक है, और भूमि ऐसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई हो, भूमि का ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं द्वीप। तो आप ये समझ गए होंगे, मतलब इसको आइलैंड बोलते हैं। द्वीप को क्या बोला जाता है, आइलैंड बोला जाता है। स्थलखंड का ऐसा भाग हम बोल सकते हैं एक प्रकार से जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो, तो इसको बोलते हैं हम द्वीप। और उत्पत्ति के आधार पर द्वीप जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि अगर देखें तो इनका वर्गीकरण हम देख सकते हैं, जैसे विवर्तनिक द्वीप, निक्षेप मूलक द्वीप, अपर्दन मूलक द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप और प्रवाल द्वीप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विवर्तनिक द्वीप। विवर्तनिक का मतलब क्या होता है, जो प्लेट होती है, भूगर्भिक जो हलचल होती है, मतलब जो हमारा जो भूपरपटी है या फिर जो पृथ्वी की जो ऊपरी जो प्लेट है, मतलब एक प्रकार से देखें तो मेंटल के ऊपर जो तैर रही है, तो उसको प्लेट बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या होती है, हलचल होती है, विभिन्न प्रकार की हलचल होती है, जिसे हम बोलते हैं भूगर्भिक हलचल। तो भूगर्भिक हलचलों के द्वारा जो भूमि होती है, भूमि के नीचे धंसने के कारण या तो भूमि नीचे धंस जाती है, समुद्री भागों में भूमि कुछ ऊपर उठ जाती है, उसके बाद कहीं दरार आ जाती है घाटियों में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के कारण यहाँ पे जो है इस प्रकार के जो द्वीप है इनका निर्माण होता है। कौन से, विवर्तनिक द्वीप का। जैसे अटलांटिक महासागर में जो वेस्ट इंडीज की अगर बात करें, वेस्ट इंडीज, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की। ठीक है, तो प्रशांत महासागर और वेस्ट इंडीज के अंतर्गत हम देख सकते हैं इस प्रकार के द्वीपों का निर्माण हमको देखने को मिलता है। अब निक्षेप मूलक द्वीप क्या होते हैं, जैसे जो नदियाँ होती है, नदियाँ प्रवाहित कर रही है, ठीक है, तो वो जल के साथ में कुछ अवसाद भी बहाकर लाती है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो निक्षेप मूलक होती है, धरातल पर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ होती है, हिमानियाँ और जो सागरीय लहरें होती है, उनके द्वारा साथ में जो परिवहन किया जाता पदार्थ, जो अवसाद परिवहन किया जाता है,
उसका क्या किया जाता है, निक्षेपण कर दिया जाता है। तो उस निक्षेपण के फलस्वरूप क्या होता है, वहाँ पे भूमि का भाग जो है कुछ बन जाता है और नदी आइट साइड से बहने लगती है। तो इस भाग को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और ये जो भाग है द्वीप का, वो निक्षेप मूलक द्वीप कहलाता है। इसके अलावा अपर्दन मूलक जो द्वीप है, अपर्दन की बात करें तो अपर्दन क्या होता है, जैसे ये देखिए ये नदियाँ बह रही है, नदियाँ जो है यहाँ से बह रही है, तो यहाँ से जो मुलायम पदार्थ है, मुलायम जो चट्टान होती है, वो अपर्दन के कार्य के कारण जो है एक प्रकार से शीघ्रता से वो उसका अपर्दन हो जाता है। परंतु कहीं कहीं कठोर चट्टान बच के रह जाती है। तो मुलायम चट्टान यहाँ पे बह गई और कठोर चट्टान इस प्रकार से रुक गई है। तो जो कठोर चट्टान है वो ऊपर बच जाएगी और नीचे से पानी जाएगा आइट साइड से, ठीक है, दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा द्वीप, यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रीनलैंड की जो हिमानियाँ उसके अपर्दन से द्वीप यहाँ पे बने हैं। ग्रीनलैंड आपको पता ही होगा, ठीक है, अभी हम मैप में भी देखने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो देख सकते हैं हमको देखने को मिलता है ज्वालामुखी द्वीप। तो ज्वालामुखी द्वीप क्या होता है, महासागरीय जो कटक होते हैं, एक प्रकार से देखें तो ये भूमि का भाग है और एक इस प्रकार से यहाँ पे हमको महासागर देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे कटक देखने को मिलता है हमको, एक तो भूमि का भाग और एक तो महासागर, दोनों को किनारे को महासागरीय कटक बोला जाता है। इसके सहारे निकलने वाला जो लावा होता है, यहाँ पे लावा काफ़ी निकलता है ज्वालामुखी के कारण। तो लावा का निक्षेप कहीं कहीं इतना अधिक हो जाता है कि यह बढ़कर समुद्र जल की सतह के ऊपर आ जाता है। मतलब यहाँ पे आसपास पानी है और यहाँ पे क्या हो गया, लावा निकलकर ऊपर आ गया है। तो इस प्रकार से द्वीपों का निर्माण होता है, तो इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी द्वीप। जैसे मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अधिक हमको देखने को मिलते हैं हवाई, एक प्रकार से जो हवाई द्वीप है, अल्यूसीन जो द्वीप है, इसके प्रमुख उदाहरण हवाई द्वीप अमेरिका के अंतर्गत आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट द्वीप देखने को मिलता है प्रवाल द्वीप। तो प्रवाल द्वीप होता क्या है, मुख्य रूप से हम देख सकते हैं, ये हमने पृथ्वी देखे थे और पृथ्वी मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब में हमको 0 डिग्री 23.5 डिग्री तक हमको उष्णकटिबंधीय देखने को मिलता है। तो हमको ये जो है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 23.5 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री, तो इसके महाद्वीपीय जो मग्न तट है उस पर एक प्रकार से जो मृत मूंगा चट्टान होती है, एक जीव होता है, उससे बनता है। तो मृत मूंगा चट्टान के जमाव से इन द्वीपों का निर्माण होता है। और हिंद महासागर में जो द्वीप है उसकी अगर बात करें तो हमको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, उसके बाद हमको मालदीव देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर में हमको बरमूडा द्वीप देखने को मिलेगा। ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये है प्रवाल द्वीप के उदाहरण। तो ये हमारे द्वीप से रिलेटेड हमने सारी चीज़ यहाँ पे देख ली। अब हम देख लेते हैं कुछ बड़े द्वीप, मतलब जो क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े द्वीप है। देखिए आप ग्रीनलैंड देख सकते हैं, न्यू गिनिया देख सकते हैं, इनका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्नियो द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, बेफिन द्वीप, सुमागा द्वीप, होन्शू जो कि जापान में, ग्रेट ब्रिटेन, विक्टोरिया और एलिसमर। तो इनको चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका के ऊपर आपको दिख रहा है, जैसे विक्टोरिया आइलैंड, एलिसमर आइलैंड, उसके बाद बेफिन आइलैंड यानी कि द्वीप है, ग्रीनलैंड, उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन, ये देखिए आपको 5 हो गए टोटल यहाँ पे। उसके बाद आपको इस साइड दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेडागास्कर दिख रहा है अफ्रीका के साइड में, सुमात्रा दिख रहा है इंडोनेशिया में, बोर्नियो दिख रहा है यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर में, न्यू गिनिया ये भी नीचे दिख रहा है यहाँ पे प्रशांत महासागर के पास में, होन्शू द्वीप ये आपको दिख रहा है कौन सा, जापान के अंतर्गत। तो यहाँ हम देखिए 5 और 5 हमको मिलाकर क्या हो गए, यहाँ पे 10 द्वीप हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 10 द्वीप हमने यहाँ पे देखें, जो 5 द्वीप है हमको ऊपर देखने को मिले, कौन कौन से, ये ऊपर हम देख सकते हैं, देखिए आपको ग्रीनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन ये सारे देखने को मिले, और 5 आपको नीचे देखने को मिले, और किसकी लोकेशन कहाँ है वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। तो आप ये देख सकते हैं ये 10 द्वीप है, ऊपर हमने द्वीपों के बारे में जाने। तो ये हमारा द्वीपों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है यहाँ पे। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जल संधियाँ है। तो जल संधियों के बारे में हम जानते हैं, जल संधियाँ होती क्या है। जैसे इसके लिए सबसे पहले मैप देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम देखिए यहाँ पे, जैसे ये जो भाग है भूमि का भाग और ये भी भाग है भूमि का, जैसे ये देखिए ये भी भाग है भूमि का और ये भाग भूमि पर बीच में से एक संकरा रास्ता निकला है जल का। तो जल का रास्ता निकला है, इस जल के भाग को बोला जाता है क्या, जल संधि। और इसी प्रकार अगर जल का भाग इधर भी है और जल का भाग इधर भी है, परंतु इधर जो है द्वीप है वो एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसको बोलते हैं स्थल संधि, ठीक है। मतलब दो जो भूभाग है
उनको क्या होता है, सकरा जल का रास्ता अगर अलग कर रहा है तो उसको बोलते हैं जल संधि, और दो बड़े महासागर है उसको अगर छोटा भूभाग का रास्ता अलग कर रहा है तो उसको बोलेंगे स्थल संधि। तो आप समझ गए होंगे दोनों, मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं जल संधियाँ दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं। दो भिन्न जल राशि मतलब यहाँ पे तो हालांकि एक ही है, परंतु यहाँ हम बोल सकते हैं जैसे ये देखिए, ये अलग इधर सागर होगा और इधर अलग होगा, तो यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर उत्तरी वाला और इधर अलग सागर है, तो ये दो बड़ी जल राशियों को जोड़ने के लिए इस जो है सकरा जल का रास्ता को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो इसको जल संधि बोला जाएगा। तो जल संधि आप समझ गए, दो भिन्न जल राशियों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और दो स्थल खंडों को अगर अलग, मतलब ये क्या करती है, देखिए ये ग्रीनलैंड है और ये उत्तरी अमेरिका, तो दोनों स्थल खंडों को ये अलग करती है। तो दो जल राशियों को जोड़ने का काम करती है और दो स्थल खंडों को अलग करने का काम करती है। इनका व्यापारिक व सामरिक महत्व काफ़ी अधिक होता है, जैसे कि जिब्राल्टर व मलक्का की जल संधि। जिब्राल्टर की जल संधि हम बोल सकते हैं यहाँ हमको देखने को मिलता है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। मलक्का जल संधि ये नीचे आपको इंडोनेशिया के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। बेरिंग जो जिब्राल्टर है वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ हमको वास्पोरस व टॉरेस जल संधियाँ देखने को मिलती है, वो हम सारी चीज़ अभी देखेंगे, मतलब जो महाद्वीपीय विभाजक का काम करती है। जिब्राल्टर जो जल संधि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, मतलब यहाँ से निकलकर हम भूमध्य सागर में जाते हैं। सुंगारू व डोवर जो जल संधियाँ है उससे होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला एक प्रकार से रेल सुरंग भी बिछाया गया है। और बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक प्रकार से वहाँ से गुजरती है। तो चलिए यहाँ पे ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी मैप में चलता हूँ, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी, ठीक है। तो इन सभी को हम मैप में देखने वाले हैं। चलिए मैप की बात करें तो मैप को हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं शुरू से जो हमारी पहली जल संधि है। चलिए यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको दिख रही है मलक्का जल संधि। ऊपर से चलते हैं हम, सबसे पहले मलक्का जल संधि की अगर बात करें तो मलक्का जल संधि आपको क्या दिख रही है, देखिए प्रशांत हिंद महासागर यानी कि जो भारत है हमारा, यहाँ देख सकते हैं ये भारत है। भारत के साइड आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा है और यहाँ पे अंडमान सागर दिख रहा है। अंडमान जो निकोबार द्वीप है उसके नीचे आपको अंडमान सागर दिख रहा है। और आपको यहाँ पे देखिए दक्षिण चीन सागर भी दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर का विस्तार आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा और बीच में आपको सकरा जल का रास्ता देखने को मिल रहा है। तो ये मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि आप देख सकते हैं हम, एक तो दो जल के भागों को जोड़ रही है, एक तो अंडमान सागर को जोड़ रही है और एक साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर को, और दो द्वीपों को अलग कर रही है यानी कि दो भूभाग को अलग कर रही है। कौन कौन से, एक तो मलेशिया और एक है ये वाला जो भाग है पूरा कंप्लीट इंडोनेशिया। तो आप याद रख सकते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर रही है और अंडमान सी और साउथ चाइना सी को ये जोड़ने का काम कर रही है। दूसरी बात करते हैं हम पाक जल संधि। पाक जल संधि हमको देखने को मिलेगी श्रीलंका और भारत के अंतर्गत देखने को मिलेगी और ये दो भूभाग मतलब श्रीलंका और भारत को अलग कर रही है और परंतु दो जल की राशि को जोड़ रही है, एक तो बंगाल की खाड़ी और दूसरी पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, तो ये दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जल संधि हमको देखने को मिलेगी सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि हमको देखने को मिलेगी, ये तो हिंद महासागर दिख रहा है इधर और इधर जावा सागर दिख रहा है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम कर रही है, परंतु इंडोनेशिया के अंतर्गत ही ये जो दो द्वीप है, ठीक है, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप, इन दोनों को एक प्रकार से क्या कर रही है, अलग करने का काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं युकाटन जल संधि। तो युकाटन जल संधि कहाँ देखने को मिलेगी आपको, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका मतलब जो देखिए आपको मैक्सिको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे दिख रही है और उसके बाद दूसरी देख सकते हैं आप कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रही है। और द्वीप के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ आपको क्यूबा और अलग जो इधर वाले द्वीप हैं इनको अलग करने का काम ये कर रही है। नेक्स्ट जल संधि की बात करें तो आपको भूमध्य सागर के अंतर्गत दिख रही है स्टेट ऑफ मैसीना, मतलब मैसीना की जल संधि। तो मैसीना की जल संधि हम देख सकते हैं आयनियन जो सी है, आयनियन सागर है और टेरिलियन जो सागर है भूमध्य सागर के अंतर्गत, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। और द्वीप की अगर बात करें तो यहाँ आपको देखिए इटली के अंतर्गत ही ये द्वीप को दो भाग है उसको अलग करने का काम कर रही है। इटली मतलब यूरोप की बात कर लेते हैं। फिर इटली के किनारे में ही आपको एक और जल संधि देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ओरंटो। स्टेट ऑफ ओरंटो मतलब ओरंटो की जल संधि। तो ये दो जल राशि कौन कौन सी, एक तो एड्रियाटिक सागर और दूसरा आयनियन सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। और अलग करने की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ज़्यादा दिख नहीं रहा, जैसे ग्रीस की बात कर लेते हैं और इटली, इन दोनों भूभाग को ये अलग कर रही है। उसके बाद है बाबल मंडेप की जल संधि। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा अरब सागर दिख रहा है भारत के साइड में। तो ये गल्फ ऑफ एडन और रेड सी यानी लाल सागर और जो
एडन की जो मतलब खाड़ी है उसको एक प्रकार से यहाँ जोड़ने का काम कर रही है। और दो भूभाग है कौन कौन से, एक तो यमन है और इधर साइड आप देख सकते हैं अफ्रीका के अंतर्गत, तो इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है। नेक्स्ट जल संधि की अगर बात करें तो नेक्स्ट जल संधि आपको ऑस्ट्रेलिया के किनारे में दिख रही है, यानी कि न्यूजीलैंड के पास, तो इसको बोला जाता है कुक जल संधि। कुक जल संधि की अगर बात करें तो तस्मान सागर और जो साउथ पैसिफिक ओशियन यानी दक्षिण प्रशांत सागर है, महासागर है, उसको अलग करने का काम कर रही है, मतलब जोड़ने का काम कर रही है। अलग किस किस को करेगी, अलग तो करेगी यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंतर्गत ही 2 द्वीप को ये अलग करने का काम कर रही है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमको मोजाम्बिक चैनल देखने को मिल रहा है। मोजाम्बिक चैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए मेडागास्कर और मोजाम्बिक इन दोनों भूभाग को अलग कर रही है। और ये इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में ही एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाले भाग को जोड़ने का काम कर रही है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, ये नॉर्थ चैनल आपको दिख रहा है। नॉर्थ चैनल ये देखिए आपको आयरिश सागर देखने को मिल रहा है और ऊपर अटलांटिक महासागर, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है, नॉर्थ चैनल जोड़ने का काम कर रही है। और 2 भूभाग कौन कौन से, एक तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है। उसके बाद हम देख सकते हैं हमको देखने को मिलेगा टॉरस की जल संधि। टॉरस की जल संधि हम देख सकते हैं यहाँ आपको पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी देखने को मिलती है और एक अरफुरा सागर देखने को मिलता है। तो अरफुरा सागर और पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं टॉरस जल संधि। और एक प्रकार से देखें तो ये 2 भूभाग कौन कौन से, एक ऑस्ट्रेलिया और एक पपुआ न्यू गिनी, इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ही नीचे की ओर हमको देख सकते हैं वास जल संधि देखने को मिल रही है। तो वास जल संधि एक प्रकार से तस्मान सागर और दक्षिण सागर इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है। उसके बाद बेरिंग जल संधि की अगर बात करें तो बेरिंग जल संधि के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास से गुजरी है। तो ये चुक्सी सागर है ऊपर आर्कटिक ओशियन, मतलब जो आर्कटिक महासागर है उसके अंतर्गत, और बेरिंग सागर, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रही है बेरिंग जल संधि। और अलग अलग किसको कर रही है, अलास्का उत्तरी अमेरिका का भाग है और ये रूस है, दोनों को अलग करने का काम कर रही है। उसके बाद देख सकते हैं हम, देखिए हमको एक और जल संधि देखने को मिल रही है बोनीफेसियो की जल संधि। तो 2 द्वीप है, 2 द्वीप को अलग कर रही है, कॉर्सिका द्वीप और सार्डिनिया द्वीप। और अगर बात करें हम तो यहाँ भूमध्य सागर के अंतर्गत ही हमको ये देखने को मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट है बास्पोरस की जल संधि। तो बास्पोरस की जल संधि आपको दिख रहा है काला सागर दिख रहा है, ब्लैक सी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मरमरा सागर, मतलब जो बीच का भाग है। तो मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने का काम कर रही है बास्पोरस की जल संधि। और अलग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्तांबुल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये आप याद रखिए लोकेशन। उसके बाद देख सकते हैं हम जो नेक्स्ट है हमारी डर्डनलेज की जल संधि है, डर्डनलेज की जल संधि। तो ये हम देख सकते हैं मरमरा सागर हमने देखे थे बीच वाला, और इधर आप एजियन सागर की बात करें तो एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम कर रही है डर्डनलेज जल संधि। और द्वीप की अगर बात करें तो ये अलग, ऊपर बुल्गारिया है और नीचे आप देख सकते हैं नीचे वाला भूभाग, इनको अलग करने का काम कर रही है। नेक्स्ट है डेविस की जल संधि। तो ये वेफिन की खाड़ी के अंतर्गत देखने में, उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं, ग्रीनलैंड के साइड में। तो वेफिन की खाड़ी और जो है लेब्राडोर सागर, या फिर हम बोल सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और वेफिन की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं डेविस के जल संधि। और भूभाग अगर बात करें ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका को ये अलग कर रही है। उसके बाद बात करते हैं डेनमार्क की जल संधि। तो डेनमार्क की जल संधि की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है डेनमार्क की जल संधि। देखिए आर्कटिक महासागर देखने को मिल रहा है और ये अटलांटिक महासागर, दोनों को जोड़ने का काम कर रही है डेनमार्क की जल संधि। और ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कर रही है। इसके बाद देख सकते हैं हम डोबर की जल संधि की बात कर सकते हैं। डोबर की जल संधि कहाँ देखने को मिलेगी, यूरोप में। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिल रहा है, उसके साइड में आपको उत्तरी सागर देखने को मिलता है, और नीचे आपको इंग्लिश चैनल आपने नाम भी सुना होगा काफ़ी, इंग्लिश चैनल पार करने के लिए मतलब बहुत से लोग जो है नाम फेमस है। तो यहाँ इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर दोनों को जोड़ने का काम कर रही है डोबर की जल संधि। और अलग करने की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम और नीचे वाला जो भाग है आप देख सकते हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, ये वाला जो भाग है यूरोप, इसको अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट जल संधि की अगर बात करें तो नेक्स्ट जल संधि आपको फ्लोरिडा की जल संधि देखने को मिल रही है। तो फ्लोरिडा की जल संधि किस किस को जोड़ने का काम कर रही है, एक तो गल्फ ऑफ मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिल रहा है मैक्सिको में, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। अलग करने की बात करें तो क्यूबा और ऊपर वाला जो उत्तरी अमेरिका का भाग है उसको अलग करने का काम ये कर रही है। हार्मुज की जल संधि। तो हार्मुज की जल संधि आप देख सकते हैं अरब सागर की बात हो रही है, देखिए अरेबियन सी भारत के साइड में। तो ये जो है फारस की खाड़ी
और ओमान की खाड़ी दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। अलग करने की बात करें तो यहाँ देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात और ऊपर ईरान की बात कर ले तो इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है। फिर देख सकते हैं एक और दिख रही है आपको जो हडसन की खाड़ी है, वहाँ पे हडसन की जल संधि देखने को मिल रही है। तो हडसन की जल संधि किस किस को जोड़ने का काम कर रही है? एक तो हडसन मतलब यहाँ हम देख सकते हैं हडसन खाड़ी और लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है हडसन की जल संधि। नेक्स्ट है जिब्राल्टर की जल संधि। जैसे हम देखे थे भूमध्य सागर का एक प्रकार से कुंजी कहा जाता है इसको, और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। और भूमि का भाग अगर देखें तो स्पेन और जो मोरक्को है इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है। नेक्स्ट है मैगलन की जल संधि। तो मैगलन की जल संधि आपको दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चिली अर्जेंटीना के पास में हमको देखने को मिल रही है, हालांकि चिलीज में है ये। तो ये देखिए ये साउथ अटलांटिक यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर और जो प्रशांत महासागर इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और भूभाग की अगर बात करें तो यहाँ देखिए जो नीचे एक भूभाग है उसको चिली से अलग करने का काम ये करती है। फिर मकास्कर जल संधि। तो मकास्कर जल संधि आपको कहाँ देखने मिल रही है? इंडोनेशिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए सेल्बीज सागर है और ये जावा सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, और ब्रुनेई हम देख सकते हैं ये वाला जो द्वीप है और इधर एक प्रकार से इधर वाला जो द्वीप है, तो इन दोनों को अलग करने का काम ये कर रही है। सुंगारू जल संधि की अगर बात करें तो सुंगारू जल संधि हमको एक प्रकार से जो प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर और जापान का सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं तातार की जल संधि। तातार की जल संधि आपको कहाँ देखने को मिल रही है? ये भी जापान के आसपास ही है। तो सागर कौन सा है यहाँ पे? ओखोटस्क सागर रूस के नीचे हम देख सकते हैं, और जापान का सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं तातार की जल संधि। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फेबेक्स की जल संधि। तो फेबेक्स की जल संधि हमको देखने को मिल रही है, देखिए न्यूजीलैंड यहाँ देखने को मिल रहा है और दक्षिणी प्रशांत महासागर, इन दोनों को अलग करने का जो है एक प्रकार से ये जो है मतलब एक प्रकार से दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत देखने को मिल रही है। ये वाली तस्मान सागर आपको दिख रहा है, फेबेक्स की जल संधि। और अलग किसको कर रही है? न्यूजीलैंड का ही एक द्वीप आपको दिख रहा है और न्यूजीलैंड ऊपर एक द्वीप, तो दोनों द्वीपों को अलग करने का काम कर रही है और प्रशांत महासागर में आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद है फार्मोसा की जल संधि। तो फार्मोसा की जल संधि जैसे जो मतलब एक प्रकार से दक्षिण चीन सागर है और पूर्वी चीन सागर, ठीक है, पूर्वी चाइना सी एक देख सकते हैं आप और एक दक्षिण चीन सागर देख सकते हो, दोनों को जोड़ने का काम कर रही है फार्मोसा जल संधि। ठीक है, और अलग अलग की बात करें ताइवान और चाइना को ये अलग करने का काम कर रही। तो ये हमारी जो सारी चीज़ है मतलब सारी जल संधि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फार्मोसा की जल संधि तक हमने देखे, लगभग 29-30 के आसपास हमारी जो है कंप्लीट जल संधि यहाँ देखने को मिली। और होती है जल संधियाँ, परंतु हमने जो है काफ़ी देख ली है 30 करीब, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास में जो मतलब जो हम पढ़ेंगे एक प्रकार से देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक प्रकार से यहाँ देख सकते हैं महासागरीय धारा जो तरंग है और उसकी धाराएं है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके हम यहाँ पे महासागरीय धाराओं के बारे में जो होती है। जैसे कि हम अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सागरीय तरंग होती है वो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। जैसे दोलन गति जो होती है जल की, उसके कारण ये निर्मित होती हुई दिखती है। मतलब सिंपल बोल सकते हैं हम कि जो सागरीय जल है उसमें दोलनीय गति एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं, दोलनीय गति, और इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचरण करते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, और मतलब अगर बोले हम क्षैतिज अवस्था में तो लेफ्ट से राइट। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर से नीचे। तो जैसे हम देख सकते हैं ये देखिए इस प्रकार आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं शीर्ष और फिर नीचे आप देखें गर्त। तो इस प्रकार से ये इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? शीर्ष, और निचला भाग अगर बात करें तो ये गर्त कहलाता है। ये दोनों हम देख सकते हैं यहाँ पे। प्रत्येक तरंग की एक प्रकार से विशेष लंबाई, ऊंचाई, वेग और तरंग आवर्तकाल भी होता है। दो क्रमिक जो सुरंग होते हैं, सुरंग मतलब शीर्ष होते हैं, तथा जो गर्त होते हैं उसके मध्य की जो दूरी होती है, मतलब यहाँ पे शीर्ष और गर्त के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोला गया है? तरंग दैर्घ्य बोला गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि जो तरंग है, तरंगों के सुरंग एवं गर्त के मध्य की स्थित जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है उसको एक प्रकार से क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आयाम या उच्चता बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब जो ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है उसको क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। ठीक, तरंग की ऊंचाई को। किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले जो दो क्रमिक तरंग है उनके बीच का समय काल एक प्रकार से आवर्तकाल कहलाता है। तरंग आवर्तकाल उसको कहा जाता है।
इसके अलावा जो संचलन है, संचलन करते समय तरंग का वेग, मतलब जो वेव वेलोसिटी होती है, तरंग धैर्य व तरंग के आवर्तकाल का अनुपात होता है। और सागरीय तरंगों की उत्पत्ति सामान्य रूप से अगर देखें तो सागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण होती है। पवन के घर्षण मतलब जो वायु होती है उसके घर्षण के कारण जो सागरीय तरंग है उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तरंगों की ऊंचाई पर अगर देखें तो जैसे जो पवन वेग है, तरंगों की ऊंचाई में हम बात करें अगर पवन वेग की और उसके प्रभावित होने की अवधि तथा सागर के जलीय धरातल के विस्तार का प्रभाव, ये सभी जो है इनका प्रभाव रहता है। मतलब पवन वेग का भी प्रभाव रहता है, उसके प्रभावित होने की अवधि का प्रभाव रहता है, और सागर के जो जलीय धरातल है उसके विस्तार का भी प्रभाव रहता है। सागरीय जल की गहराई अधिक होने पर जो उच्च तरंगे है उनका निर्माण होता है। मतलब गहराई अगर अधिक होगी तो तरंगों का निर्माण कैसा होगा, उच्च होगा। इसके अलावा हम महासागरीय जो धारा है उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा महासागरीय धाराओं के अंतर्गत एक निश्चित दिशा की बात कर लेते हैं। मतलब एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की जो गति है वो क्या कहलाएगी, धारा कहलाएगी, यानी कि ओशियन करंट हम इसे बोलते हैं। और कोरियोलिस बल, ये इसका जो है प्रमुख उदाहरण, मतलब एक प्रकार से प्रमुख जो है कारक माना जाता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। तो दोनों ही हम देखेंगे, तो देखिए अपने दाईं ओर और अपने ये बाईं ओर, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं प्रवाहित हो रही है, किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण। महासागरीय धाराओं के संचरण की इस सामान्य व्यवस्था का जो एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। तो हिंद महासागर ये भारत का भाग है, तो ये घूमते हुए भारत में देखिए एंटर कर जाती है, उसी के कारण हमको मानसून का आगमन देखने को मिलता है। ये घूमते हुए जबकि इधर जाना चाहिए परंतु इधर न जाकर इधर भारत की ओर आकर्षित हो जाती है। तो इसके कारण हम देख सकते हैं ये अपवाद के रूप में माना जाता है हिंद महासागर के अंतर्गत, और इनकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। तो इसके कारण यहाँ पे हमको मानसून की उत्पत्ति देखने को मिलती है। महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण की अगर बात करें तो ये अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलता है। जैसे जो वर्गीकरण है उसके प्रवाह के अनुसार देख सकते हैं, धारा के अनुसार और विशाल धारा के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं प्रवाह के अनुसार। प्रवाह की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है जब सागरीय सतह का जल मतलब जो जल है सागरीय सतह का पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है। तो जब जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रवाह। जैसे कि हम बात कर रहे हैं उसी की, मतलब जल जो है पवन के वेग से, यहाँ अगर पवन का वेग है तो उसी के कारण आगे की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसे बोलेंगे प्रवाह। और इसकी गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती है। तो गति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, और इसकी सीमा भी निश्चित नहीं होती है। किसके अंतर्गत, प्रवाह के अंतर्गत। सर्वोत्तम उदाहरण अगर देखें तो हमको उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है दक्षिणी अटलांटिक जो प्रवाह है, ठीक है, वो हमको इसका उदाहरण देखने को मिलता है, प्लस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये भी इसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं धारा की, तो धारा क्या होती है, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से मतलब एक प्रकार से एक निश्चित सीमा और एक दिशा की ओर, मतलब एक प्रकार से उनकी सीमा भी निर्धारित होती है और एक प्रकार से उसकी दिशा भी निर्धारित होती है, और गति कैसी होती है, तीव्र गति से। मतलब जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, ठीक है। इसकी गति जो है प्रवाह से अधिक होती है, मतलब जो प्रवाह है इससे अधिक किसकी होगी, धारा की गति होगी। फिर हम देख सकते हैं विशाल धारा, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम बोला जाता है इसे जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है। मतलब जो धरातलीय नदी जो बहती है उसी के जैसे अगर यहाँ पे एक समान गति में, मतलब एक समान जो नदियों के समान है एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है, तो इसकी दिशा तो निर्धारित होती है, नदियों के समान होती है, तो इसे एक प्रकार से विशाल धारा बोलते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो गल्फ स्ट्रीम जो है इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है, गल्फ स्ट्रीम इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। तापमान के आधार की अगर बात करें तो तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि एक बात करें गर्म धाराएं, ठीक है, तो गर्म जल धाराएं होती है और एक होती है ठंडी जल धाराएं। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होने वाली जो धाराएं है, जैसे मान लीजिए ये विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा से इधर प्रभावित हो रही है। विषुवत रेखा में क्या होता है, उच्च तापमान होता है, तो ये गर्म कहलाएगी, ठीक है।
और अगर ध्रुव की ओर से आ रही है तो ध्रुव की ओर से आने वाली जो पवन है वो जो धारा है वो क्या कहलाएगी, ठंडी, क्योंकि यहाँ ठंडा माहौल होता है। तो हम देख सकते हैं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है विषुवत रेखा से, तो वो कैसी होती है, गर्म धारा है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो ठंडी जल धारा कहलाएगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं सागरीय जलधाराओं की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में कुछ चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, मतलब जो पृथ्वी की परिभ्रमण जो गति है उसके कारण हम देख सकते हैं, और गुरुत्वाकर्षण वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रचलित कुछ पवनें होती है, उसके कारण यहाँ पे हमको उत्पत्ति देखने को मिलती है। वायुदाब, बाष्पीकरण एवं वर्षा के कारण, घनत्व प्रवणता के कारण, तापमान में अंतर होने के कारण, तट रेखा की आकृति तथा महाद्वीपीय तटीय बाधा के कारण। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जो है देखने को मिलता है, जैसे जो परिभ्रमण है और गुरुत्वाकर्षण है वो दोनों चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा वायुदाब हम देख सकते हैं। वायुदाब में हम जो है एक प्रकार से वायुमंडलीय दाब, पवन, वृष्टि, बाष्पीकरण एवं सूर्यताप, ये सभी चीज़ इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो पवन भी हमने देखे, वायुदाब, इसके अलावा बाष्पीकरण भी हमने यहाँ पे उसी के अंतर्गत देखें। घनत्व की प्रवणता, यानी कि जो एक प्रकार से अगर देखें तो घनत्व एवं जो बर्फ का पिघलना है वो भी इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। तापमान में अंतर भी हमको जो महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। महाद्वीपीय तटीय जो बाधा होती है वो भी इसके निर्माण में काफ़ी सहायक होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पे देखें जो इसके प्रकार थे। चलिए बात करते हैं अब धाराओं का प्रभाव एवं महत्व की। तो सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे धाराओं के महत्व में, तो हमको पहले चीज़ देखने को मिलती है धाराओं का निरंतर प्रवाह क्या होता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा का संतुलन, मतलब इससे क्या होता है, पृथ्वी की क्षैतिज जो लेफ्ट से राइट वाली जो ऊष्मा उसका काफ़ी यहाँ पर संतुलन स्थापित होता है। स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास ये रहता है। और गर्म धाराएं जहाँ तट के तापमान को बढ़ा देती है, वहीं ठंडी धाराएं जो है अपने प्रवाह मार्ग के तापमान में कमी लाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अटाकामा मरुस्थल पेरू के जो दलधारा है उसके प्रभाव से बनता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है वो हमने देखे थे। दूसरा इसका महत्व हमको देखने को मिलता है, गर्म धाराएं अपने साथ जो एक प्रकार से अगर देखें तो लाने वाली जो आर्द्र पवन है उससे वर्षा कराती है। तो यहाँ वर्षा के रूप में भी काफ़ी सहायक होती है। कौन सी जलधाराएं? गर्म जलधाराएं। जैसे जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें ठंडी जलधाराओं की। तो ठंडी जो जलधाराएं होती है अपने साथ में एक प्रकार से प्लावी हिमशैल, प्लावी हिमशैल लाती है जो कि ताजे पानी का विशाल भंडार होता है, परंतु ये हिमशैल जलयानों के लिए खतरा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए लेब्राडोर की जो धारा है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो लेब्राडोर की जो जलधारा है उसके द्वारा लाए गए प्लावी हिमशैल से टकराकर टाइटैनिक जहाज ध्वस्त होकर डूब गया था। तो ये भी काफ़ी यहाँ पे खतरनाक हो सकती है। उसके बाद ये जो धाराएं होती है वो अपने साथ में क्या होती है, प्लवकों को भी लाती है। प्लवक मतलब प्लैंकटन जो होते हैं, जो कि मछलियों का मुख्य आहार होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ ठंडी व गर्म समुद्री धाराएं मिलती है वहाँ प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती है। तो उदाहरण के लिए अगर देखें तो न्यू फाउंडलैंड जो है इसके समीप ठंडी लेब्राडोर की धारा एवं गर्म गल्फ स्ट्रीम है उसके मिलने से इस क्षेत्र में ग्रैंड बैंक व जॉर्जेस बैंक जैसे जो मत्स्यन जो बैंक है मतलब मत्स्य उत्पादन वहाँ काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये हम लाभ यहाँ देख लिए। फिर उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, तो जब गर्म व ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो इसके मिलने के कारण क्या होता है, तापमान के व्युत्क्रम की दशा उत्पन्न होती है और घने कोहरे की स्थिति बन जाती है, जिससे क्या होता है जो जलयान है, जलयान को यहाँ पे बाधा होती है परिवहन में, क्योंकि वहाँ पर सामने की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा भी हमको देखने को मिलता है यहाँ पे जो सागरीय धाराएं होती है समुद्र में विशाल महामार्ग की भांति यहाँ पे क्या होती है, एक प्रकार से अनुसरण करती है। समुद्री जलयान सामान्यतः इसका भी अनुसरण करते हैं। तो हम देख सकते हैं मार्ग की भांति ये चलती है, तो समुद्री यान जो है इसका अनुसरण किया करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो गर्म जलधाराओं के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्र के बंदरगाह पर भी हिम नहीं जम पाते और वर्ष भर वो खुले रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, मतलब दोनों जो धाराएं उनके प्रभाव और महत्व हमने देखें। इसके बाद हम देखने वाले यहाँ पे
कुछ इंपॉर्टेंट जो धारा है उसकी बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ आप देख लीजिए, पहले देखिए विषुवत रेखा आपको ये दिख रही है, ठीक है। विषुवत रेखा में क्या हो रहा है, देखिए ये देखिए प्रति विषुवत रेखा और उत्तरी विषुवत रेखा तो इधर से चल रही है, यानी कि गर्म जलधारा है, और गर्म जलधारा जब चलते जाएगी तो देखिए वापस लौट के आएगी, तो वापस लौट के आ रही है यानी कि ठंडी हो जा रही है ध्रुवीय प्रदेशों से। तो यहाँ देख सकते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा, क्यूरोसिवो धारा, उत्तरी प्रशांत धारा। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जा रही है अलास्का की धारा, ये देख लिए। अब यहाँ देख सकते, ये प्रशांत महासागर की बात की जा रही है। फिर वापसी में अगर आ रही है तो वापसी में आने के कारण कैलिफोर्निया की धारा बन जा रही है, ठंडी जलधारा। उसके बाद नीचे की तरफ देखते हैं, दक्षिणी विषुवतीय धारा ये गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये भी गर्म है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी प्रशांत सागर की धारा ये ठंडी हो गई, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं ध्रुवों की तरफ से आ रही ठंडी हो गई। पूर्वी जो मतलब जो पेरू है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत, वो पेरू की धारा ये भी ठंडी है। तो ये फिर पलट के आपको इधर साइड घूमते हुए देखेगी। पश्चिमी प्रभाव भी यहाँ ठंडी जलधारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमने देखे यहाँ पे सुसीमा की जो जलधारा है वो भी गर्म जलधारा है, ठीक है। वापस आ रही इधर से क्यूराइल की जलधारा, तो ये ठंडी है। चलिए यहाँ पे एक नज़र मार लेते हैं। यहाँ पे हम ये उत्तरी विषुवतीय धारा ये उष्ण गर्म है, क्यूरोसिवो की धारा ये भी गर्म है, जापान की काली धारा इसको बोला जाता है। उत्तरी प्रशांत की धारा गर्म है, अलास्का की धारा ये भी गर्म है, सुसीमा की धारा ये भी गर्म है, ठीक है। देखिए आप ऊपर की तरफ जा रही है। क्यूराइल की धारा, क्यूराइल मतलब ये देखिए ऊपर से आ रही है ध्रुवों की तरफ से, तो ये कैसी हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। और कैलिफोर्निया की भी, कैलिफोर्निया ये दिख रहा है आपको, कैलिफोर्निया और क्यूराइल ये दोनों ठंडी मानी जाती है। और दक्षिणी विषुवतीय धारा ये वाली ये देखिए गर्म है। उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये भी गर्म है, यानी कि न्यू साउथ वेल्स धारा है। हम्बोल्ट और पेरुवियन धारा ये ठंडी है, देखिए हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा। अंटार्कटिका जो प्रभाव, अंटार्कटिका ऑलरेडी क्या है बर्फ से ढका हुआ, तो वहाँ की धारा सिंपल सी बात है ठंडी रहेगी। प्रति विषुवतीय जलधारा ये गर्म है। एल्निनो धारा ये भी गर्म है। और ओखोटस्क जो ठंडी है, एक प्रकार से ओखोटस्क की जो धारा है वो ठंडी मानी जाती है। जैसे यहाँ से देख सकते हो ओखोटस्क सागर से ये हमको ठंडी जलधारा के रूप में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर मतलब होता है देखिए अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच का जो सागर है वो अटलांटिक कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए आपको उत्तरी विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय ये सभी देखने को मिलता है, गर्म है। फिर दक्षिणी विषुवतीय धारा, ब्राज़ील की धारा ये गर्म है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एंटिलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, इरमिंगर की धारा, नॉर्वेनियन की धारा। उसके बाद जब नीचे की ओर आती है तो नीचे की ओर आती है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी हो जाती है, लेब्राडोर की धारा ठंडी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कनारी की धारा ये ठंडी हो जाती है, ठीक। ये देखिए आपने रेनल की धारा गर्म है। नीचे की तरफ देखते हैं, देखिए फॉकलैंड की धारा ये ठंडी जलधारा है। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक ये भी ठंडी है, वेनेजुएला ये भी ठंडी जलधारा है, पश्चिमी पूर्वी प्रवाह ये भी ठंडी है। चलिए यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय गर्म है, दक्षिणी विषुवतीय भी गर्म है, फ्लोरिडा की धारा ये भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम तो ऑलरेडी गर्म है, नॉर्वे की धारा ये भी गर्म है, लेब्राडोर वापस आ रही है देखिए ध्रुवों की तरफ से, तो ये ठंडी मानी जाती है। पूर्वी ग्रीनलैंड ये भी देखिए वापस आ रही है, तो मतलब ये ठंडी है। इरमिंगर की धारा ये भी वापस आ रही है, मतलब यहाँ पे ठंडी की अगर बात करें तो ये भी ठंडी मानी जाती है। यहाँ पे ये वाली जो है एक प्रकार से ध्रुवों की तरफ से निकल कर आ रही है, तो ये इरमिंगर की धारा है, ठंडी है। कनारी की धारा ये भी ठंडी मानी जाती है। ब्राज़ील की धारा, ये ब्राज़ील की धारा उष्ण है। उसके बाद वेंगुला की धारा ये ठंडी है, ठीक है, ये वाली दिख रही है आपको। अंटार्कटिका प्रवाह ये तो ठंडी है। प्रति विषुवतीय धारा ये भी उष्ण है। रेनेल की धारा ठंडी है। रेनेल की धारा आपको कहाँ दिख रही है, वापस मतलब जो है आपको देखने को मिलेगी वापस में आ रही है, ये देख सकते हैं, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये इरमिंगर भी ठंडी है, रेनेल की धारा भी ठंडी है। फॉकलैंड की धारा ये भी ठंडी है। और एंटिलीज की धारा ये गर्म है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमको मतलब जो है मध्य एक प्रकार से महासागर में देखने को मिलता है। जैसे हमारा जो भारत है उस स्थिति में, तो भारत हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे देखिए हमको विषुवत रेखा के नीचे अगर देखें तो यहाँ देखिए मेडागास्कर हम देख सकते हैं, ये वाला यहाँ देखते हैं, ठीक है, मेडागास्कर दक्षिणी विषुवतीय धारा। उसके बाद हम देख सकते हैं देखिए अगुल्हास मोजाम्बिक की धारा। उसके बाद पछुआ पवन का प्रभाव हम देख सकते हैं। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। फिर कुछ इधर देखें तो दक्षिणी हमारा जो भारत है, भारत की देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह, यहाँ ये जो है यहाँ पे ये अपवाद की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये जो प्रवाह है सही से न होकर भारत की ओर प्रवाहित हो जाता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। दक्षिणी विषुवतीय धारा गर्म और स्थायी है। मोजाम्बिक की धारा ये भी गर्म है। अगुल्हास की धारा ये गर्म स्थायी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये ठंडी है, ये देखिए ये वाली।
उसके बाद ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म एवं परिवर्तनशील इसको बोलते हैं यहाँ पे भारत के अंतर्गत। शीतकालीन मानसून ठंडी एवं परिवर्तनशील। सोमाली की धारा ये ठंडी है। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा ये भी ठंडी है। तो ये हमारी सारी जो महासागरीय जलधारा थी वो यहाँ पे हमने देखे हैं अलग अलग प्रकार से सारी। तो सारे जो मतलब एक प्रकार से देखें तो ठंडी और गर्म जो जलधाराएं थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारा जो एक प्रकार से जो महत्व है और कुछ जो जलधारा है उनके बारे में हमने जाने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा आपको, परंतु बैकग्राउंड के लिए काफ़ी जो है नॉलेजफुल हो सकता है आगे जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़े इसमें। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल से रिलेटेड कुछ चीज़ें, उसके बाद जलवायु, और उसके बाद हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा क्या, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये जो टॉपिक है, मतलब फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के बाद हमारा सेकेंड यूनिट चलेगा, तो उसमें हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और थर्ड में हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है। फोर्थ में तो आपको पता है मतलब जो पेयजल व्यवस्था है उससे रिलेटेड, आपदा प्रबंधन उससे रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा, और पाँचवें में आपको मिलेगा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमने मरुस्थल के बारे में यहाँ पे जाना, मरुस्थल कहाँ कहाँ कौन से और कितने प्रकार यहाँ मरुस्थल है वो हमने देखें। द्वीप के बारे में जाना, द्वीप कितने प्रकार के होते हैं वो देखें, और कितने बड़े द्वीप है वो हमने यहाँ पे लोकेशन सहित देखा। जल संधियाँ देखें, जल संधियाँ को कंप्लीट डिटेल में हमने मैप की सहायता से देखा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर है जो मैप मैंने बताया है उसमें आप निहारते रहे, या फिर अपनी स्कूल एटलस जो होती है उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगी तो उसको भी आप देख सकते हैं। इन 30 मतलब जो है 29-30 के आसपास जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मैप में भी आप देख सकते हैं 1 2 3। यहाँ देखिए आपको ये वाला जो मैंने बताया हूँ यहाँ पे आपको 41 जल संधि देखने को मिल रही है। ठीक है। तो ये भी आप मैप में जाके निहारेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैप को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे जो सागर है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। जैसे देखिए हम देख सकते हैं, देखिए मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, सारागेसो सागर, ये सभी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें इसकी सहायता से भी आप संधियों को ढूंढ सकते हैं, जल संधियों को। महासागरीय तरंग व धाराओं के बारे में हमने देखें, और पूरी जो कंप्लीट महासागरीय और धाराएं हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा है, और कौन कौन सी होती है ठंडी और गर्म उसके बारे में पूरी स्थिति हमने देखे हैं। सिंपल लोकेशन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है वो गर्म है, और ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा तरफ आती है वो ठंडी है। तो आप उसी प्रकार यहाँ पे एक बार या 2 बार मैप में देखेंगे तो, और एक बार ड्रॉ करके देख लेना तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। रटना नहीं है, बस आपको एक दिमाग में पिक्चर क्रिएट करना है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे हमारी सारी जलधाराएं हो गई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे वो वायुमंडल का संगठन, संरचना, इसके बाद हम कुछ और चीज़ें जैसे बादलों का निर्माण, वर्षा, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जो लोग अछूते हैं मतलब अच्छी चीज़ों से, सही चीज़ों से उन तक ये पहुँचे तो उनको फ़ायदा होते चले। तो आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर शेयर करें, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।